बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है व्यापार वातावरण को परिभाषित करें। देखिए व्यापार वातावरण या व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक पर्यावरण एक ही बात है बच्चों। देखिए व्यवसाय को उसके चारों ओर का जो वातावरण है, व्यवसाय को उसके जो चारों ओर का वातावरण है वह प्रभावित करता है। किसी न किसी रूप में वह अपने वातावरण से प्रभावित होता है और उसके वातावरण में उसके निवेशक भी होते हैं, उसके ग्राहक भी होते हैं, उसके आपूर्तिकर्ता भी होते हैं, सरकार भी होती है, आर्थिक कारण भी होते हैं, राजनीतिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं। इन सभी से एक व्यवसाय प्रभावित होता है, किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय इनसे प्रभावित होता है। व्यावसायिक व्यापार पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए ये व्यवसाय से बाहर तो होते हैं लेकिन उसके संचालन को प्रभावित करने की क्या रखते हैं, शक्ति रखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यापार वातावरण की समझ कैसे व्यापार के प्रदर्शन को बेहतर करने में सहायक होती है। देखिए उद्यम जो अपने पर्यावरण पर निरंतर निगरानी रखते हैं तथा उपयुक्त व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, वे न केवल अपने वर्तमान निष्पादन में सुधार लाते हैं बल्कि बाजार में दीर्घ काल तक सफल रहते हैं। जो व्यापार या जो व्यवसाय अपने आसपास के वातावरण पर निगरानी रखता है तो वह वहां से अवसर प्राप्त करता है। देखिए व्यावसायिक वातावरण में अवसर भी हैं तो खतरे भी हैं, लेकिन सजग रहने वाली व्यावसायिक इकाई उन अवसरों को पहचान कर पहल करते हुए उनका लाभ उठा लेती है और खतरों से अपने आप को बचा लेती है। तीसरा प्रश्न है उदाहरण देकर समझाएं कि एक व्यापारिक फर्म व्यापार वातावरण का गठन करने वाले कई अंतर संबंधित कारकों के भीतर काम करती है। उत्तर, व्यावसायिक संगठन एक जटिल वातावरण में काम करते हैं जिसमें कई परस्पर और गतिशील स्थितियां होती है। उदाहरण के लिए शिवांश प्राइवेट लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, यह निम्न कारकों से प्रभावित होती है। देखिए जो व्यावसायिक संगठन है वो बहुत ही जटिल वातावरण में काम करते हैं, निरंतर परिवर्तनशील वातावरण में वो काम करते हैं जो कि बहुत जटिल होता है। उदाहरण के लिए हमने एक ऑटोमोबाइल कंपनी ली है शिवांश प्राइवेट लिमिटेड। देखिए सामाजिक क्या है, इसमें ग्राहकों के जीवन स्तर में सुधार के कारण लोगों की बदलती आदतें, ये है सामाजिक कारक। ग्राहकों की जो आदतें हैं वह निरंतर बदलती जा रही है, उससे भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती जा रही है। आर्थिक कारक, करों में बदलाव, जब करों में बदलाव आता है, करों की दर में बदलाव आता है तो लोग उसी अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। इससे शिवांश प्राइवेट लिमिटेड की ऑटोमोबाइल जो सेवा है उस पर प्रभाव पड़ता है। तकनीकी कारक, उन्नत तकनीकी जो विनिर्माण में तेजी लाती है, नई तकनीक जिससे निर्माण कार्य तेज गति से होता है। कानूनी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नए कानूनी प्रतिबंध, यदि कानून द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कोई नया प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो उससे शिवांश प्राइवेट लिमिटेड का व्यवसाय प्रभावित होगा क्योंकि कानूनी प्रतिबंध व्यवसायों पर लगाम लगाने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4, कृष्णा फर्नीचर स्मार्ट ने वर्ष 1954 में अपना परिचालन शुरू किया। परिचालन में अपने मूल डिजाइन और दक्षता के कारण कृष्णा फर्नीचर्स बाजार में अग्रणी साबित हुआ। उनके उत्पादों की बाजार में लगातार मांग थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने क्षेत्र में नए प्रवेशकों की वजह से अपनी बाजार हिस्सेदारी में कमी देखी। नए प्रवेशकों की वजह से बाजार हिस्सेदारी में कमी देखी। फर्म ने अपने परिचालनों की समीक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए उन्हें बाजार के रुझानों का अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी और फिर उत्पादों का डिज़ाइन और विकसित करना होगा।
कृष्णा फर्नीचर्स मार्ट के संचालन पर कारोबारी माहौल में बदलाव के किन्हीं 2 प्रभावों की सूची बनाएं। देखिए बच्चों, ये एक प्रश्न है जो केस स्टडी टाइप में है। इस प्रकार के प्रश्न अब बहुतायत में पूछे जाते हैं। आपको इस प्रश्न की हर लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसमें से मुख्य बातों को अंकित करना है, अंडरलाइन करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, बाजारों के रुझानों का अध्ययन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि नए प्रवेशकों ने बाजार में प्रवेश किया है जिससे कि हिस्सेदारी कम हुई। तो ये इस प्रकार से मुख्य बिंदु हमने अंकित कर लिए। अब इसमें पूछा है कि कृष्णा फर्नीचर्स मार्ट के संचालन पर कारोबारी माहौल में बदलाव के किन्हीं 2 प्रभावों की सूची बनाइए। क्या प्रभाव पड़े, आइए देखते हैं। कृष्णा फर्नीचर्स मार्ट के संचालन पर कारोबारी माहौल में बदलाव के प्रभाव। पहला, बाजार उन्मुखीकरण। दूसरा, बढ़ी हुई प्रतियोगिता एवं परिवर्तन के लिए आवश्यकता। ये 2 कारण हैं जिनका बाजार कृष्णा फर्नीचर्स मार्ट के संचालन पर प्रभाव पड़ा। अगला देखते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यावसायिक उद्यमों के लिए व्यापारिक वातावरण को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, टिप्पणी करें। आइए देखते हैं उत्तर। व्यावसायिक इकाई का अपने पर्यावरण के तत्व एवं शक्तियों के मध्य अस्तित्व है। देखिए, जो भी व्यावसायिक इकाई है उसका अपने वातावरण के मध्य जो शक्तियां हैं उनके मध्य ही अस्तित्व होता है, वहीं यह सुरक्षित रहता है एवं इसका विकास होता है। वहीं पर एक व्यावसायिक इकाई अपना विकास करती है, विस्तार करती है। व्यवसाय के प्रबंधक यदि पर्यावरण को भली भांति समझते हैं तो यह अपनी इकाइयों से बाहर की शक्तियों की न केवल पहचान कर सकेंगे एवं उनका मूल्यांकन कर सकेंगे, बल्कि उनके प्रतिकार स्वरूप आचरण भी कर सकेंगे। यदि व्यावसायिक इकाई के जो प्रबंधक हैं वो ऐसी शक्तियों की पहचान कर लेंगे तो उनसे अवसर प्राप्त कर लेंगे, उनके खतरों से बच सकेंगे। व्यावसायिक उद्यमों के लिए व्यावसायिक वातावरण को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ हैं। संभावनाओं की पहचान एवं पहल के लाभ, खतरे की पहचान एवं पूर्व चेतावनी में सहायक, उपयोगी संसाधनों का दोहन, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता और निष्पादन में सुधार। ये व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व हैं जिनके कारण एक व्यावसायिक इकाई को अपने व्यावसायिक वातावरण की जानकारी होना आवश्यक है। निम्नलिखित की व्याख्या करें। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बच्चों, इसको हमने अच्छी तरह पढ़ा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि सरकार द्वारा 1991 में जब नई औद्योगिक नीति लागू की गई तब इन्हें अपनाया गया था। उदारीकरण आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त कराना था। यह लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। 1991 से पहले क्या था? लाइसेंस परमिट राज था, कोटा प्रणाली थी जो कि व्यवसायों पर कई प्रकार के नियंत्रण स्थापित करती थी, प्रतिबंध लगाती थी। उन्हें मुक्त करना इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया। निजीकरण राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना व सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था। आज़ादी के बाद में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों पर बहुत बल दिया गया, जिसे कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया। वैश्वीकरण विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा। दूसरे देश के जो उपक्रम थे उन्हें अपने देश में आने के लिए राह आसान करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना इसके अंतर्गत लक्ष्य था। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न, व्यवसाय और उद्योग पर सरकारी नीति परिवर्तन के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा करें। देखिए, व्यवसाय और उद्योग पर सरकारी नीतियों के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पूछा गया है। सरकारी नीति परिवर्तन से व्यवसाय एवं उद्योग पर निम्न प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव, भारतीय व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, विशेष रूप से सेवा उद्योग में, जैसे दूरसंचार, बैंक सेवा, बीमा सेवा इत्यादि। ग्राहकों की उद्यमियों से अपेक्षाएं अत्यधिक बढ़ गई। ग्राहकों की अपेक्षाएं अधिक बढ़ गई, उनके सामने बहुत सारे अवसर थे, उनको वो पहचान के उद्यमियों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करवाने लगे, क्योंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा में यदि उद्योगों को टिकना है तो उन्हें उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी।
तीसरा, नई तकनीक के कारण मशीन प्रक्रिया, उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार संभव हुआ। तेजी से बदलता तकनीकी पर्यावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौतियां पैदा करता है। कई छोटी इकाइयां इस कारण बंद भी हुई थी। बाजार शक्तियों के अधिक उग्र हो जाने के कारण उद्यमों को अपने प्रचालन में निरंतर संशोधन करना होगा, और बाजार शक्तियों के कारण जो वो अधिक तेजी से बदल रही थी उसके कारण व्यवसायों को अपने प्रचालन में भी, अपने कार्य प्रणाली में भी, अपनी नीतियों में भी निरंतर परिवर्तन करना होगा। मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता अनुभव हुई और इसी के अंतर्गत मानव संसाधनों के विकास, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDL केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पायलट परियोजना है। यह परियोजना एकल खिड़की सुविधा के माध्यम से शिक्षा संसाधनों के वर्चुअल भंडार के ढांचे को, देखिए वर्चुअल भंडार के ढांचे को विकसित करने की दिशा में काम करती है। यह शोधकर्ताओं सहित सभी शिक्षार्थियों को प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क समर्थन प्रदान करती है। व्यापारिक वातावरण में संबंधित घटक की विवेचना कीजिए। यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्यापारी वातावरण के संबंधित जो घटक हैं, विभिन्न जो आयाम हैं, उनके अंतर्गत यहाँ पर क्या कार्य किया जा रहा है। देखिए, पहला कार्य तो यहाँ पर वर्चुअल भंडार के ढांचे को विकसित किया जा रहा है, यानी तकनीकी जो आयाम है उसको पूरा किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर निःशुल्क समर्थन प्रदान करती है, निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। यह सामाजिक आयाम को पूरा करती है। आगे देखते हैं बच्चों उत्तर। कारोबारी व्यापारिक वातावरण से संबंधित घटक, तकनीकी घटक, यह एकल खिड़की सुविधा के साथ सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की दिशा में काम करता है। वर्चुअल भंडार, आभासी मतलब वर्चुअल भंडार विकसित करने का कार्य कर रहा है। सामाजिक घटक, यह शोधकर्ताओं, सीखने वालों को सभी शैक्षणिक स्तरों पर निःशुल्क सहायता प्रदान करता है। यह निःशुल्क सहायता प्रदान करके सामाजिक घटक की पूर्ति कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, ब्याज दरों, निजी संपत्ति और अचल संपत्ति पर विमुद्रीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को सरकार द्वारा किया गया, उसके द्वारा ब्याज दरों, निजी संपत्ति और अचल संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूछा गया है। मुद्रा ब्याज दरों में प्रभाव, रोकड़ लेन देनों में कमी आई। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा, रोकड़ लेन देन जो थे वो बहुत कम होने लगे। बैंक जमाओं में वृद्धि, लोगों ने अपने पास जो पूंजी थी वो बैंकों में जमा कराने लगे, अपने खातों में वो जमा कराने लगे, तो बैंक जमाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई। वित्तीय बचतों में वृद्धि और लोगों की बचतों में भी वृद्धि होने लगी। बैंकों ने कई जमा योजनाएं भी निकाली जो कि अच्छी ब्याज दरों प्रदान कर रही थी, उनमें भी लोग अपनी पूंजी को निवेश कर रहे थे। निजी संपत्ति, देखिए इसमें कमी आई क्योंकि विमुद्रीकृत नोट नहीं लौटाए गए, जो विमुद्रीकृत नोट थे वो नहीं लौटाए गए, इससे निजी संपत्ति में बहुत कमी आई। अचल संपत्ति, मूल्यों में कमी, जो अचल संपत्ति थी उसके मूल्यों में बहुत तेज गति से कमी आई। आगे देखते हैं बच्चों, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप व्यापारिक वातावरण को कैसे परिभाषित करेंगे? उदाहरण के साथ सामान्य और विशिष्ट वातावरण के बीच अंतर बताएं। उत्तर, व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। व्यावसायिक वातावरण क्या है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। एक बिजनेस के चारों ओर का जो वातावरण है वह व्यावसायिक वातावरण होता है और इसके अंदर कई घटक होते हैं, कई तत्व होते हैं जो कि एक व्यवसाय को प्रभावित करते रहते हैं। इसमें निवेशक भी होते हैं, इसके अंदर ग्राहक भी होते हैं, इसके अंदर आपूर्तिकर्ता भी होते हैं, इसके अंदर समाज भी होता है, इसके अंदर आर्थिक नीतियां भी होती है, राजनीतिक गतिविधियां भी होती है, कानूनी घटक भी होते हैं, तकनीकी परिवर्तन भी होते हैं। इन सभी से एक व्यवसाय क्या होता है, प्रभावित होता है। और जो ये व्यवसाय प्रभावित हो रहा है यह अपने वातावरण से प्रभावित हो रहा है। ये ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय को प्रभावित करती हैं।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियां जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं, पर्यावरण के भाग हैं। उपभोक्ता, प्रतियोगी इकाइयां एवं सरकार, उपभोक्ता समूह, न्यायालय, मीडिया एवं अन्य संस्थान जो किसी व्यावसायिक इकाई के बाहर कार्यरत हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं। देखिए, ये सभी पर्यावरण के घटक हैं और ये किसी न किसी रूप में व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यह व्यक्ति, संस्थान और शक्तियां यद्यपि इसकी सीमाओं से बाहर स्थित होती हैं, फिर भी किसी व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ये व्यक्ति, ये संस्थान और ये शक्तियां किसी न किसी रूप में व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, या तो व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करती हैं या उसके सामने खतरा उत्पन्न कर देती हैं। सरकार की आर्थिक नीतियां, तीव्र तकनीकी परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चितता, ग्राहकों के फैशन एवं रुचि में परिवर्तन एवं बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता सभी एक व्यावसायिक इकाई के कार्य को कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करते हैं। ये किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। लोगों की रुचि बदली, लोगों का फैशन बदला, आवश्यकता बदली, व्यवसाय प्रभावित हो गया। सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव लाए, करों में बढ़ोतरी की, आर्थिक नीतियों में बदलाव आए, कानूनी घटकों ने कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, तो व्यवसाय प्रभावित हो जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण से व्यवसाय को कई खतरे हैं तो अवसर भी प्राप्त होते हैं। लगातार नजर रखकर इन अवसरों का फायदा उठाया जा सकता है, लाभ उठाए जा सकते हैं और खतरों से बचा भी जा सकता है। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं देखिए, बाह्य शक्तियों की समग्रता है। व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से एक व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। आंतरिक संबंध सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक कारक के प्रभावित करने पर दूसरा कारक प्रभावित हो जाता है। गतिशील प्रकृति होती है, निरंतर इनमें परिवर्तन आता रहता है। अनिश्चितता होती है, जटिलता भी इनमें पाई जाती है और तुलनात्मकता, एक देश से दूसरे देश की अलग अलग व्यावसायिक पर्यावरण की तुलना की जा सकती है। तो ये थे व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। विशिष्ट एवं साधारण पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण पर्यावरण सम्मिलित होता है। विशिष्ट पर्यावरण जैसे निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी एवं आपूर्तिकर्ता अलग अलग उद्यमों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से एवं तुरंत प्रभावित करता है। जो विशिष्ट पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं वे एक व्यवसाय को, एक फर्म को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इनमें निवेशक हैं, ग्राहक होते हैं, प्रतियोगी फर्में होती हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं। साधारण पर्यावरण में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, तकनीकी दशाएं आती है जो सभी फर्मों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, साधारण पर्यावरण के अंदर जो तत्व आते हैं वे एक फर्म को ही नहीं अपितु सभी फर्मों को प्रभावित करते हैं। किन्हीं फर्मों को वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तो किन्हीं फर्मों के लिए वो खतरे के रूप में उन्हें प्रभावित करते हैं। कुछ के लिए अवसर प्रदान कर देते हैं, कुछ को खतरा प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार वो प्रभावित करते हैं। अगले देखते हैं दूसरा प्रश्न, तर्क दीजिए कि एक व्यवसायी की सफलता अपने वातावरण से कैसे प्रभावित होती है। व्यावसायिक इकाई का अपने पर्यावरण के तत्व एवं शक्तियों के मध्य अस्तित्व है। कोई भी जो व्यावसायिक इकाई है वह अपने पर्यावरण के बीच में ही स्थित है, वहीं पर वह कार्य करती है, वहीं यह सुरक्षित रहता है, इसका विकास होता है। देखिए, वहीं पे सुरक्षित रहती है एक व्यावसायिक फर्म और वहीं पर उसका विकास होता है। व्यवसाय के प्रबंधक यदि पर्यावरण को भली भांति समझते हैं तो यह अपनी इकाइयों से बाहर की शक्तियों की न केवल पहचान कर सकेंगे एवं उनका मूल्यांकन कर सकेंगे बल्कि उनके प्रतिकार स्वरूप आचरण कर सकेंगे। देखिए, जो व्यवसायी अपने पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो उससे अवसर उत्पन्न कर लेते हैं अपने लिए। वो पहल करके उन अवसरों का लाभ भी उठा लेते हैं और संभावित खतरों से भी अपनी फर्मों को बचा लेते हैं। संभावनाओं, अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक बाह्य रुझान अथवा परिवर्तनों से है जो किसी भी फर्म के परिचालन में सहायक होंगे। देखिए, सकारात्मक बाह्य रुझान उन्हें कहते हैं अवसर।
व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत कई अवसर भी उपलब्ध होते हैं, कई खतरे तो हैं ही लेकिन अवसर भी मिलते हैं। यदि व्यवसायी उन अवसरों को पहचान लेता है, उन अवसरों को पहचान करके कदम उठा लेता है सबसे पहले, तो वह अन्य प्रतिस्पर्धी जो व्यावसायिक फर्में हैं उनसे अधिक लाभ में रहता है। एक उद्यम उपलब्ध सही अवसर की समय पर पहचान कर अपने प्रतियोगियों से पहले अवसर से लाभ उठा सकता है। खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। देखिए अवसर के साथ साथ क्या है, खतरा भी है। खतरे की सही समय पर अगर पहचान हो जाए तो उनसे बचने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं। खतरों से अभिप्राय उन बाह्य पर्यावरण रुझान एवं परिवर्तनों से हैं जो फर्म के परिचालन में बाधक हो सकते हैं। पर्यावरण अनेक खतरों का स्रोत है। देखिए अवसर हैं तो खतरे भी हैं, और कई खतरों का स्रोत है हमारा व्यावसायिक पर्यावरण। पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत हैं तो वह समय रहते खतरों को पहचान सकते हैं जो कि पूर्व चेतावनी है। समय से पूर्व खतरे को यदि पहचान लिया जाता है, उस चेतावनी का पता लग जाता है, तो वह अपनी फर्म को उन खतरों से बचा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, गैर उपयोगी संसाधनों का दोहन। पर्यावरण व्यवसाय संचालन के विभिन्न संसाधनों का स्रोत है। एक व्यावसायिक इकाई अपने पर्यावरण से ही अपने व्यवसाय के लिए संसाधन एकत्र करती है, चाहे वह मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, चाहे वित्तीय संसाधन हो। व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को जुटाते हैं जो इसके आगत है, और ये क्या है, व्यवसाय के लिए इनपुट का काम करते हैं। पर्यावरण के अंग वित्त पोषक, सरकार एवं आपूर्तिकर्ता व्यावसायिक इकाई को बदले में कुछ पाने की इच्छा से इन संसाधनों को उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं। और जो वित्त पोषक हैं, सरकार है, आपूर्तिकर्ता हैं, वो एक व्यावसायिक इकाई से कुछ पाने की अभिलाषा में ही ये सारी संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। व्यावसायिक पर्यावरण अधिक गतिशील हो रहा है जिसमें तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने जाना था जो व्यावसायिक पर्यावरण है वह निरंतर बहुत तेज गति से बदल रहा है। पहले जो बदलाव होते थे वो लंबी अवधि में जाकर होते थे, लेकिन अब बदलाव बहुत जल्दी हो रहे हैं। तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। सभी आकार एवं प्रकार के उद्यमों को और अधिक गतिशील पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों की संख्या, तकनीकी प्रतियोगिता आदि में परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को समझना चाहिए एवं उसकी जांच करनी चाहिए तथा उचित कार्यवाही विकसित करनी चाहिए। एक प्रबंधक को अपने पर्यावरण की जो जांच है वो निरंतर करते रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी निरंतर लेते रहना चाहिए, क्योंकि तकनीक तेजी से बदलती रही है। यदि वह तकनीक के साथ अपनी फर्म की कार्य प्रणाली को, अपनी तकनीक को बदल लेता है तो वह लाभ में रहता है, अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता। देखिए व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करके उद्यमी अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकता है और नए नीति निर्देश तैयार कर सकता है, निर्णय ले सकता है। यदि वह यह देखता है कि उसके सामने अवसर हैं तो वह पहल करके उसका लाभ अर्जित कर सकता है, और कोई खतरा आने वाला है तो उससे बचने के उपाय कर सकता है। वह अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकता है, वह सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। पर्यावरण व्यावसायिक उद्यम के लिए अवसर भी है और खतरा भी। इसकी समझ एवं इसका विश्लेषण करके निर्णय लेने के लिए भविष्य के मार्ग निर्धारण, नियोजन अथवा दिशा निर्देश का आधार बन सकता है। भविष्य के लिए निर्णय लेने और मार्ग निर्धारित करने के लिए और साथ ही दिशा निर्देश देने के आधार भी इससे निर्धारित हो सकते हैं। अगला निष्पादन में सुधार। उद्यम जो अपने पर्यावरण पर निरंतर निगरानी रखते हैं तथा उपयुक्त व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, वे न केवल अपने वर्तमान निष्पादन में सुधार लाते हैं बल्कि बाजार में दीर्घकाल तक सफल रहते हैं। जो व्यावसायिक इकाई अपने पर्यावरण का अध्ययन करती रहती है वह अपने रिजल्ट में सुधार लाती है, वह अपने निष्पादन में परिणामों में सुधार लाती रहती है, साथ ही वह बाजार में लंबे समय तक टिकी भी रहती
है। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न, व्यापार वातावरण के विभिन्न आयामों के बारे में उदाहरण सहित बताएं। यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण का जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनके बारे में पूछा गया है। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम अथवा तत्वों में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक एवं विधियक कानूनी तत्व सम्मिलित हैं जो एक उद्यम के निर्णय लेने एवं निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। इन तत्वों से व्यावसायिक फर्में प्रभावित होती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्येक उद्यम का प्रबंध इन आयामों में अरुचि रखने के स्थान पर इनके प्रति जागरूक रहकर अधिक लाभ प्राप्त करता है। यदि एक व्यावसायिक प्रबंधन इनके प्रति रुचि लेता है, इनके प्रति जागरूक रहता है, तो वह इनसे कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। ये आयाम हैं, ये तत्व हैं। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और कानूनी पर्यावरण, ये व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण की। आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक ब्याज दरों में परिवर्तन, देश की मौद्रिक नीति, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की आय में परिवर्तन, शेयर बाजार सूचकांक, रुपए के मूल्य में परिवर्तन। देखिए, ये जितने भी यहाँ तथ्य हैं, यदि इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो व्यावसायिक इकाइयां इससे प्रभावित होती हैं। कुछ को लाभ भी हो सकता है और कुछ को हानि भी हो सकती है। ये सभी व्यावसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित करते हैं और इससे प्रबंध के कार्य प्रभावित होते हैं। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जैसे रुपए के मूल्य में गिरावट से आवश्यक आयातित मशीन की कीमत में वृद्धि होगी। यदि रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है तो आयात की जाने वाली मशीनों की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक वातावरण व्यवसाय के जीवन काल को भी निर्धारित करता है, क्योंकि जो व्यवसाय सामाजिक वातावरण के घटकों के प्रति सचेत रहता है, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक बदलाव, लोगों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का ध्यान रखना, वह लंबे समय तक टिका रह सकता है। समाज उस व्यवसाय का समर्थन करता है, वह व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहता है। सामाजिक वातावरण से व्यवसाय को कई अवसर मिलते हैं एवं खतरे भी उठाने पड़ते हैं। सामाजिक पर्यावरण के अन्य घटक हैं श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, जनसंख्या में परिवर्तन, उपभोग की आदतें, परिवार की संरचना। अगला है तीसरा, प्रौद्योगिकी तकनीकी पर्यावरण। इसमें वैज्ञानिक व नवीनता से जुड़े वे घटक सम्मिलित हैं जिनमें मुख्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की नई विधियां, व्यवसाय संचालन की नई पद्धतियां व तकनीक आते हैं। एक व्यवसाय तकनीकी वातावरण में बदलाव के प्रति सजग रहकर ही प्रतियोगी फर्मों से आगे जा सकता है। यदि वह तकनीकी पर्यावरण के प्रति सजग है, अपनी तकनीक में निरंतर सुधार कर रहा है, तो वह प्रतियोगी फर्मों से आगे बढ़ सकता है। और यदि वह तकनीकी परिवर्तन के साथ नहीं चल पा रहा है तो उसका व्यवसाय ठप भी हो सकता है। चौथा बिंदु है राजनीतिक पर्यावरण। इसके मुख्य घटक हैं देश में स्थिरता एवं शांति, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, देश का संविधान, राजनीतिक दलों की विचारधाराएं, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा। व्यवसाय की सफलता राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं में हुए बदलावों के प्रति सचेत रहकर प्राप्त की जा सकती है। जो ये राजनीतिक पर्यावरण है, इसमें जो भी बदलाव होता है उससे यदि व्यावसायिक इकाई का प्रबंध सचेत रहता है तो वह अवसर उत्पन्न कर सकता है अपने लिए, वह लाभ अर्जित कर सकता है। पांचवा, कानूनी विधिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा पारित नियम, अधिनियम, कानूनी फैसले, न्यायिक फैसले, विभिन्न आयोगों व एजेंसियों के निर्णय सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक उद्यम के लिए देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है। हर उद्यम के लिए जरूरी होता है कि वह देश के कानून का पालन करे, नियमों और अधिनियमों की पालना करे। व्यवसाय के श्रेष्ठ परिचालन के लिए देश के कानून व पारित नियमों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है बच्चों,
प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसी आधी रात से रुपए 500 और रुपए 1000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रह गए। घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए 500 व रुपए 2000 मूल्य के नए मुद्रा नोट जारी किए गए। इस कदम के परिणाम स्वरूप पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ई वॉलेट्स, डिजिटल कैश और कैशलेस लेन देन के अन्य तरीकों के बारे में जागरूकता में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा मौद्रिक लेन देन और प्रकटीकरण में पारदर्शिता में वृद्धि के कारण कर संग्रह के रूप में सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई। उपरोक्त संदर्भ में व्यापारिक पर्यावरण के आयामों का आकलन करें। विमुद्रीकरण की विशेषताएं बताएं। यहां पर दो चीजें पूछी गई हैं, व्यापारिक पर्यावरण के आयामों का आकलन करना है इसके आधार पर, साथ ही विमुद्रीकरण की विशेषताएं भी हमें इस प्रश्न में बतानी हैं। आइए देखते हैं। राजनीतिक आयाम, देखिए भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से दो सर्वाधिक मूल्य वर्ग 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए, विमुद्रित कर दिए। देखिए यह राजनीतिक आयाम के दृष्टि से लिया जाता है क्योंकि एक राजनीतिक दल द्वारा यह कार्य किया गया था, सरकार द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ था। कानूनी आयाम, 86% चलन मुद्रा अवैध हो गई। तकनीकी आयाम, ई वॉलेट्स, डिजिटल कैश और कैशलेस लेन देन के अन्य तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ने के कारण इस कदम में पर्याप्त वृद्धि हुई। देखिए तकनीक, नई तकनीक का लोग अब अधिक से अधिक प्रयोग करने लगे। कैशलेस लेन देन, डिजिटल लेन देन, ई वॉलेट्स के बारे में वो क्या है, जागरूक हुए। विमुद्रीकरण के उद्देश्य, देखिए विमुद्रीकरण के उद्देश्य क्या थे? भ्रष्टाचार को रोकना, आतंकी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त होने वाले उच्च मूल्य वर्ग के नकली नोटों को रोकना, विशेष रूप से काले धन के संचय को रोकना जो उस आय द्वारा बनाया गया है जो कर अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं की गई। तो ये विमुद्रीकरण के उद्देश्य थे। अब विमुद्रीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली, विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया। घोषित आय को नए नोटों के बदले तुरंत बैंकों में जमा करा दिया गया, परंतु काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलिखित संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी तथा जुर्माने की दर से कर भुगतान करना पड़ा। उन्हें गैर अभिलिखित संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी और कर का भुगतान भी करना पड़ा जुर्माने के साथ। दूसरा, विमुद्रीकरण की व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में कि सरकार द्वारा कर अपवंचन, कर चोरी को सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए कर चोरी और कर अपवंचन को अब सरकार सहन नहीं करेगी, इस रूप में भी इसे देखा जाता है। तीसरा, विमुद्रीकरण से बचतों को भी औपचारिक वित्तीय तंत्र में दिशा मिली। लोग अपने पैसे को बैंक में जमा रखने लगे और विभिन्न बैंकों द्वारा जो जमा योजनाएं चलाई गई उनमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैंकों द्वारा कुछ नई जमा योजनाएं प्रस्तुत की गई जिनसे कम ब्याज दरों पर आधार ऋण उपलब्ध कराना जारी रखा जाएगा। चौथा, कम रोकड़ अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण अर्थात अधिक बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की ओर दिशा प्रदान करना तथा कर अनुपालन में सुधार करना इसके अंतर्गत थे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, औद्योगिक नीति 1991 के तहत सरकार द्वारा कौन से आर्थिक परिवर्तन शुरू किए गए थे? व्यापार और उद्योग पर इनका क्या प्रभाव रहा? औद्योगिक नीति 1991 के अंदर क्या परिवर्तन किए गए और उसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रश्न में पूछा गया है। भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है कि सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई। जहां पहले अनिवार्य लाइसेंसिंग में कई सारे उद्योग सम्मिलित थे, उनकी संख्या को कम करते हुए 6 कर दी गई। खैर, कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे अब उन्हें मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कार्यनीतिक या सामरिक महत्व के 4 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। जो सार्वजनिक उद्योग थे उनको अब कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों तक ही सीमित कर दिया गया जिनकी संख्या 4
थी। विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया, यानी अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को धीरे धीरे निजी क्षेत्र को सौंपा जाने लगा था, उसमें निजी क्षेत्र का पैसा लगने लगा था। विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया, विदेशी समता भागीदारी को बढ़ा दिया गया। कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% की छूट दे दी गई। अब विदेशी जो कंपनियां थी वो देश में आकर 100% निवेश करके अपनी इकाई स्थापित कर सकती थी और कुछ क्षेत्रों में उनकी समता भागीदारी को भी बढ़ा दिया गया था। विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वचालित तरीके से अनुमति थी। यदि विदेशी कंपनियों से कोई तकनीकी समझौता किया जाने वाला था तो उसके लिए ऑटोमेटिक अनुमति की प्रक्रिया अपनाई गई। भारत में विदेशी निवेश के प्रवर्तन एवं उसके प्रचालन के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की स्थापना की गई। इस संस्था का कार्य था विदेशी निवेश को भारत की ओर आकर्षित करना। व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। सरकार की उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय एवं उद्योग की व्यावसायिक इकाइयों के कार्यों पर समुचित प्रभाव पड़ा। प्रतियोगिता में वृद्धि। देखिए, सबसे पहले तो प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो थी वो भारत में आने लगी, भारत में आकर वो अपना व्यापार करने लगी। इससे भारत की कंपनियों को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। औद्योगिक लाइसेंस के नियमों में परिवर्तन एवं विदेशी फर्मों के प्रवेश के परिणाम स्वरूप भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए या तो घाटे में चले गए, या तो बंद हो गए या वो कहाँ चले गए, घाटे में चले गए, नुकसान में चले गए, धीरे धीरे बंद हो गए। है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। देखिए, इससे ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ गई, उनके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद होने लगे थे। बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता ग्राहकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाओं के क्रय में बहुत अधिक चयन के अवसर प्रदान करती है। बाजार क्रेता अभिमुखी हो गए हैं। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। नई तकनीक के कारण मशीन, प्रक्रिया, उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार संभव हुआ। लगातार तकनीक बदलती जा रही है, इससे कार्य करने की प्रक्रिया बदली है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आया है, साथ ही मशीनों में और सेवाओं में भी सुधार आने लगा है। तेजी से बदलता प्रौद्योगिकी पर्यावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौतियां पैदा करता है। बड़ी जो कंपनियां हैं, फर्में हैं, वो तो वित्त की उपलब्धता के कारण आसानी से तकनीकी परिवर्तन कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी इकाइयां हैं, छोटी जो फर्में हैं, वो शीघ्र तकनीकी परिवर्तन नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास वित्त का अभाव रहता है, तो वो बहुत प्रभावित हो रही हैं। फर्मों को बाजार में टिके रहने एवं बढ़ने के नए नए तरीकों के विकास के लिए बाध्य करती है। और जो ये तकनीकी पर्यावरण तेजी से बदल रहा है, ये उन्हें नया कुछ करने, नई तकनीक अपनाने के लिए बाध्य करता है यदि उन्हें बाजार में टिके रहना है तो। परिवर्तन की आवश्यकता। 1991 के पश्चात बाजार शक्तियां अधिक उग्र हो गई हैं। परिणाम स्वरूप नई आर्थिक नीतियों के द्वारा घरेलू बाजार में नई फर्मों के प्रवेश से प्रतियोगिता का स्तर बढ़ने से बाजार में टिके रहने के लिए उद्यमों को अपने प्रचालन में निरंतर संशोधन, बदलाव करना पड़ता है। अब कंपनियों को अपने कार्य प्रचालन के अंदर निरंतर बदलाव करना पड़ रहा है। वो निरंतर नए नए प्रयोग करके नई नई तकनीक अपना रहे हैं और उससे बदलाव लाकर अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी सुधार रहे हैं और बाजार में लंबे समय तक टिकने के लिए वो कार्य करने पर विवश हुए हैं। मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। नई बाजार परिस्थितियों की मांग उच्च क्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की है। अब कंपनियों की मांग जो है वो उच्च क्षमतावान व अधिक प्रतिबद्ध लोगों की हो रही है, क्योंकि भविष्य की विभिन्न व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता है। इसलिए जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देकर उन्हें और ट्रेन करके उनकी कुशलता को बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। बाजार अभिविन्यास। पहले व्यावसायिक इकाइयां उत्पादन करती थी और उसके बाद बाजार में बिक्री करती थी। दूसरे शब्दों में उनका कार्य उत्पादन मूलक था। तेजी से परिवर्तित विश्व में बाजार मूलक स्थिति की ओर बदलाव आया कि फर्म पहले बाजार का अध्ययन करती है और उसके बाद उत्पादन
करती है उसके अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। बाजार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता की रुचि आवश्यकता को समझा जाता है, उसकी जानकारी ली जाती है और उसके आधार पर ही उत्पाद तैयार किए जाने लगे हैं। 6. सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के वित्तीयन के लिए केंद्रीय सरकार का बजटीय समर्थन कम हुआ है। देखिए 1991 से पहले केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी बजट दिया करती थी, उनको बहुत पैसा दिया करती थी उनके विकास के लिए, विस्तार के लिए। लेकिन 1991 के बाद से सरकार द्वारा उनके बजट में कमी की गई। सरकार ने अपने बजट में सार्वजनिक उद्यमों के लिए जो बजटीय प्रावधान थे उनको कम करना प्रारंभ कर दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अस्तित्व में रहना है एवं विकास करना है तो उन्हें और अधिक कुशल होना होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने संसाधन जुटाने होंगे, और यदि अब उन्हें और अधिक अपने आप को टिकाए रखना होगा तो उन्हें अपने आप संसाधन जुटाने होंगे और अपना विस्तार खुद करना होगा। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित की आवश्यक विशेषताएं क्या है? क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखिए इन तीनों की विशेषताएं पूछी है। पहले शुरू करते हैं उदारीकरण से। उदारीकरण के लक्षण या विशेषताएं क्या? थोड़े से उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना। 1991 से पहले अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, परमिट की व्यवस्था थी, कोटा प्रणाली लागू थी। लेकिन 1991 के जो सुधार हुए उसमें उदारीकरण की नीति अपनाई गई जिसमें लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया, कुछ उद्योगों तक ही इसे सीमित कर दिया गया और 6 उद्योग ही ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था और अन्य उद्योग इससे फ्री कर दिए गए थे। व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार व संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जहां पहले कई प्रकार के प्रतिबंध थे, कई प्रकार के निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी फर्मों को दे दी गई। वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता ये भी अब फर्मों को दे दी गई। कर की दरों में कमी तथा अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रणों को उठा लेना। देखिए कई प्रकार के जो कर लगे हुए थे उनमें कमी की गई और जो कई प्रकार के नियंत्रण सरकार द्वारा लगाए हुए थे उनको भी धीरे धीरे करके कम किया जाने लगा था। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण, सरकार द्वारा आयात और निर्यात की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया। जो आयात निर्यात पर जो संख्यात्मक प्रतिबंध था, राशि का प्रतिबंध था, उसे हटा लिया गया। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने को सरल बनाना, यह भी उदारीकरण के अंतर्गत किया गया। निजीकरण के लक्षण, सरकार ने 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की पुनः व्याख्या की। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में उन्होंने क्या किया? पुनः व्याख्या करना प्रारंभ किया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध विनिवेश की नीति अपनाई गई। धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश करना प्रारंभ किया गया। घाटे में चल रही तथा बीमार इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया गया। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% से अधिक होने पर उद्यम का स्वामित्व एवं प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण हो जाएगा। ऐसे प्रावधान भी सरकार द्वारा किए गए। यदि 51% से अधिक भागीदारी निजी क्षेत्र की हो गई तो उस फर्म का स्वामित्व निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाएगा। वैश्वीकरण के लक्षण, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा तथा राशि दोनों के सख्त नियमन की नीति अपनाई थी। यह नियमन आयात लाइसेंस, करों के द्वारा प्रतिबंध एवं मात्रा संबंधी प्रतिबंध के संबंध में थे। इन प्रतिबंधों को 1991 में हटा लिया गया था। आयात को उदार बनाना, कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर निर्यात में वृद्धि करना, यह कार्य भी वैश्वीकरण के अंतर्गत किया गया। चौथा, विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना था। देखिए विदेशी विनिमय के संबंध में भी सुधार के प्रयास
1991 के बाद प्रारंभ हुए। पांचवा, व्यापार के वैश्वीकरण से विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न देशों में पारस्परिक लेन देन तथा एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि होती है। देखिए, वैश्वीकरण में होता क्या है, एक जो देश की अर्थव्यवस्था है वह दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। एक देश का व्यापार दूसरे देश से होने लगता है और दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। जिस देश में जो संसाधन अधिक मात्रा में होता है वह दूसरे देशों को बेचा जाता है और दूसरे देशों में जो अधिक संसाधन हैं उन्हें अपने यहाँ मंगवाया जाता है। एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न किए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।